Hello everyone. So now we are going to start our S block element first lecture. ठीक है, जैसे कि हमने पीरियोडिसिटी देखा था पहले, पीरियोडिसिटी में हमने सारे पीरियोडिक ट्रेंड स्टडी किए थे कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, कैसे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वेरियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है। कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, कई जगह पे एक्सेप्शंस आते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था पर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ऐसे सारे एक्सेप्शंस भी स्टडी किए थे। अब हम क्या करेंगे, उन सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे ग्रुप्स के ऊपर। हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है, जैसे कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तो वैसे ही हम पहले स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक से, उसके दो ग्रुप है वो स्टडी करेंगे और फिर हम जाएंगे पी ब्लॉक की तरफ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक में भी हम पहले ग्रुप 1 देखेंगे जिसे कि हम बोलते हैं अल्कली मेटल, उसके बाद ग्रुप 2 देखेंगे जिसे हम कॉमनली बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब देखो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, वहां उसको स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। Now you tell me which is first element of S block? We will study first group 1. ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट आता है फर्स्ट, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, अब जैसे कि हमने पीरियोडिसिटी में देखा था, ग्रुप 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 1 में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट के शेल में। ओके, लिथियम इज इन अ सेकंड पीरियड, तो उसकी वैलेंस शेल का नंबर भी 2 होगा, ये आपको याद रखना है। लिथियम कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड में केवल दो एलिमेंट ही आते हैं, हाइड्रोजन एंड हेलियम। लिथियम आएगा सेकंड पीरियड में, फिर सोडियम कौन से पीरियड में आने वाला है, थर्ड पीरियड में। पोटेशियम विल बी इन फोर्थ पीरियड, रुबिडियम विल बी इन फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स्थ पीरियड, फ्रांसियम सेवंथ पीरियड। ठीक है, अब देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है ग्रुप 1 का, NS1 इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 1। NS1 के फॉर्मूला से अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, लिथियम सिंस इट इज इन अ सेकंड पीरियड तो इसका आ जाएगा 2s1 फॉर लिथियम। सोडियम का क्या आने वाला है, 3s1, पोटेशियम विल बी 4s1, रुबिडियम विल बी 5s1, सीजियम विल बी 6s1, फ्रांसियम will be 7s1. So all the element in their valence shell are having one electron and that one electron is unpaired, क्योंकि उसके साथ पेयर फॉर्म करने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम न्यू शेल्स आर एडिंग। ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो एक एक से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज होगा। ओके, सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे सपोज ये लिथियम की साइज है तो सोडियम कैसा होगा, ठीक है ना, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ग्रुप 1 एलिमेंट में केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, और वो रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है, yes, that is the last metal of group 1 which is francium. So this francium is radioactive.
ओके कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? फ्रांसियम। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 आर मेटल। देखो हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, बट ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 दीज ऑल एलिमेंट्स आर ओनली मेटल। तो होल एस ब्लॉक इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली मेटल, सारे के सारे एलिमेंट इस ब्लॉक के मेटल ही है। ओके एंड ग्रुप 1 इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑल द मेटेलिक एलिमेंट। तो ये पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, or we can say they are metallic in nature। ठीक है, अब यह बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। आपको सारे के सारे एलिमेंट याद ही रखने हैं, उनके इनिशियल्स याद रखने हैं और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि क्या हो सकती है। अंडरस्टूड? तो यह हो गया ग्रुप 1 का। अब ग्रुप 2 का क्या आने वाला है हम देखते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 इज डन। ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? जैसे कि यहाँ पे NS1 था, तो ग्रुप 2 में क्या आने वाला है? ग्रुप 2 का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बताइए मुझे कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो सिंस बेरिलियम इज इन विच पीरियड? सेकंड पीरियड, तो इसमें लास्ट वैलेंस शेल भी 2 होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2। मैग्नीशियम क्या है? 3s2, 4s2, 5s2 एंड ये क्या होगा? 6s2 एंड 7s2। ओके ग्रेट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम साइज क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। सो बेरिलियम टू रेडियम साइज शुड इंक्रीज। ठीक है, ग्रुप 1 एंड 2 आपको समझ में आ रहा है। अब हम डिटेल में ग्रुप 1 ही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या चार्ज आता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमें पता है अल्कली मेटल्स आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, तो वो क्या करते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसका मतलब उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। सो ऑल द अल्कली मेटल्स आर हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। ओके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। फर्स्ट हमने क्या स्टेटमेंट बताया अभी? ऑल अल्कली मेटल्स shows +1 as a group oxidation state। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कितना चार्ज आया? +1 चार्ज आया। एग्जाम्पल ले लो, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो क्या आ जाएगा? Na+। एटॉमिक नंबर वैसे का वैसा ही है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लूज नहीं हुए। लूज क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अभी 1s2, 2s2, 2p6। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इसलिए हम प्लस करके इसे इस राइट साइड में लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अंडरस्टूड? इन दिस वे
all the element can lose one electron and form +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा पॉइंट जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है वो कौन सा पॉइंट है, देखो, दैट पॉइंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अभी मैंने बताया लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है अल्कली मेटल को। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन सा मेटल कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसके ऊपर डिपेंड है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही है। अगर साइज इंक्रीज हुई तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच इंक्रीज हो गया मतलब उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो गया। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो गया तो हम वैलेंस शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। कम एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है, वो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इस सब की समरी क्या हो गई, एज टॉप टू बॉटम साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेस मेटल बिकम्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। राइट, समझ में आ रहा है सबको, ग्रेट। तो एज top to bottom size of metal increases metal become more electropositive। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को ही हम रिलेट करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मुझे बताइए अगर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज होने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, कम होगी। टॉप के एलिमेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड है, वहां का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे एटम की साइज इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वहां का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी लगने वाली है। और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पता है ना आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एज टॉप टू बॉटम साइज ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग, distance between nucleus and valence electron is increasing. That's why energy required to remove outermost electron is decreasing. बहुत ही कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको ठीक से, ग्रेट। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an outermost electron। ठीक है, as top to bottom size is increasing, attractive force between nucleus and outermost electron is decreasing,
and ionization enthalpy is also decreasing. So how we can summarize? Top to bottom, size of metal क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना. अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी. देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम IE लिखते हैं, इज डिक्रीजिंग. ओके, सो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. समझ में आ रहा है सबको? ओके, ग्रेट. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिलेट करते हैं अब किसके साथ? मेटालिक कैरेक्टर के साथ. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर. और साथ ही साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ये पॉइंट भी स्टडी करेंगे. अब देखो, मेटालिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सिंपली मेटालिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अगर कोई मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है ना. अगर कोई एलिमेंट लूज नहीं करता है इलेक्ट्रॉन तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है. तो सिंपली मेटालिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. हाउ मच इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड. ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसिंग पावर, मतलब कौन सा एलिमेंट दूसरों को जल्दी रिड्यूस करेगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. राइट. रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड. ठीक है. अब अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट एक्सेप्ट करने वाला है, और कोई दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया. ठीक है. सपोज ये मेटल है हमारे पास, मेटल ने क्या किया? कैटायन फॉर्म किया और एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. एरो के राइट साइड का इलेक्ट्रॉन मतलब वो लूज हुआ है मेटल से. अब ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज हमारे पास कोई भी दूसरा नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. ठीक है. सो मेटल्स आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको समझ में लेना है. सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये पॉइंट क्या हो गया? मेटल्स आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. अब हमें अभी ट्रेंड देखनी है कि कौन से मेटल ज्यादा रिड्यूसिंग पावर दिखाते हैं और कौन से मेटल कम रिड्यूसिंग पावर दिखाते हैं. तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए कम एनर्जी लग रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किया जा सकता है. इसी का मतलब है वो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर दिखाते हैं. तो कंक्लूजन क्या आ गया हमारा? As top to bottom, size increases, ionization enthalpy decreases, electron can be easily removed from outermost orbital of metal. That's why reducing power of metal increases. Friends, समझ में आ गई आपको? Top to bottom, reducing power of metal increases.
ठीक है। इसे हम ज्यादा डिटेल में रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखने वाले हैं आगे, पर अभी आप कंसेप्ट को समझ में लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया है। रिड्यूसिंग पावर कैसे इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, ग्रेट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी ट्रेंड कैसे होती है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करने से पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कोहेसिव एनर्जी का पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट स्टडी करेंगे हम, कोहेसिव एनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ कोहेसिव एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज आपके पास एक मेटल का ब्लॉक है जिसमें थाउजेंड्स एंड करोड़ कौन है, एटम्स है मेटल के। लिथियम एटम है, लिथियम एटम के सराउंडिंग में सारे के सारे लिथियम के ही एटम्स होंगे, राइट। अब उन नेबरिंग एटम के बीच कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमें किससे पता चलता है, कोहेसिव एनर्जी से पता चलता है। ठीक है, तो कोहेसिव एनर्जी इज अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू नेबरिंग एटम्स टुगेदर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव एनर्जी बोलते हैं। अगर आपके पास एक लिथियम का एटम है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ये लिथियम का एटम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, न्यूक्लियस एंड दिस लिथियम एटम विच हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे नेबरिंग न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है ना, अब इस न्यूक्लियस की तरफ किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है। तो इस तरह से नेबरिंग एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है और इसके मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द नेबरिंग एटम इज नोन एज कोहेसिव एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको कोहेसिव एनर्जी का मतलब क्या है। ओके, अब हम मुझे बताइए कोहेसिव एनर्जी किसके साथ प्रोपोर्शनल है। कोहेसिव एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। मतलब जिसकी साइज कम है, सॉरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जिसकी साइज कम होगी वहां पे कोहेसिव एनर्जी ज्यादा होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, जिसकी साइज कम है वहां कोहेसिव एनर्जी ज्यादा होगी। तो मुझे बताइए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में किसकी साइज सबसे कम है, लिथियम, तो इसमें कोहेसिव एनर्जी ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो कोहेसिव एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, कोहेसिव एनर्जी गिव्स अस आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो कोहेसिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ओके, सो कोहेसिव एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to strength of metallic bond. ठीक है, तो जितनी कोहेसिव एनर्जी ज्यादा है उतनी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मुझे बताइए बिटवीन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम किसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या आएगी, लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड फिर सीजियम। ओके, नाउ कोरिलेट, आप मुझे कोरिलेट करके बताइए
मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या रिलेशन हो सकता है? यू थिंक एंड टेल मी। ओके, क्या हुआ? यस, तो एज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब एटम्स आर टाइटली हेल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या आने वाला है? ज्यादा आने वाला है। मतलब जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया ये पॉइंट? अब देखो तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर बताइए, किसका सबसे ज्यादा होगा? Melting point will be highest for which element? It will be highest for lithium, then sodium, then potassium, then rubidium and then cesium। तो हमने कितने ऑर्डर्स देखे यहाँ पे? देखो ये किसके ऑर्डर है? यहाँ पे लिथियम की सबसे ज्यादा कोहेसिव एनर्जी है, ठीक है, तो ये हो गई कोहेसिव एनर्जी के ऑर्डर, ये हो गई मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर। ओके, तो साइज ऑफ एटम के ऑर्डर क्या है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। साइज ऑफ एटम कैसे आ रहा है? लिथियम की सबसे कम है, फिर सोडियम, ठीक है। किसी भी बात को रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगाइए और सारी चीजें आप कोरिलेट करके याद रखिए। अंडरस्टूड? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है सबको? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है हमारा? राइट, डिक्रीज होने वाला है। तो हम जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम कोहेसिव एनर्जी को कंपेयर करेंगे बिटवीन ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। रोमन में हम ग्रुप 3 लिखते हैं, बट एक्चुअली वो ग्रुप कौन सा है? 13 है। सो कंपैरिजन ऑफ कोहेसिव एनर्जी बिटवीन ग्रुप 1, 2 एंड 13 एलिमेंट। अब देखो ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने देखा था, ये ग्रुप 1 का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेबरिंग न्यूक्लियस, दिस इज अगेन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड एक है यहाँ पे, ठीक है। अब ये था ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 2 के लिए न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है सपोज, एक यहाँ पे। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज अगेन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनदर नेबरिंग न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज अगेन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनदर नेबरिंग न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड एक ही थी, तो यहाँ पे कितने अट्रैक्टिव फोर्स आ गए? 2 अट्रैक्टिव फोर्स आ गए। तो दिस इज फॉर ग्रुप 2। अब ग्रुप 13 के लिए हम देखते हैं, जैसे कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी मेटल्स होंगे वो बहुत ही पास पास में होंगे उनके एटम्स, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो दिस इज फॉर ग्रुप 13 मेटल्स। तो मुझे बताइए कहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा? तो कोहेसिव फोर्स मैग्नीट्यूड इज हाईएस्ट इन केस ऑफ ग्रुप 13, देन ग्रुप 2
एंड देन ग्रुप 1। तो हम इस प्रॉपर्टी को अब रिलेट करेंगे सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। ठीक है, अब मुझे बताइए इस कंपैरिजन में कौन सा मेटल सॉफ्ट होगा और कौन सा हार्ड होगा? थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कौन से ग्रुप के मेटल सॉफ्ट होने वाले हैं, कौन से हार्ड होने वाले हैं? तो क्या कंक्लूजन आया आपका? यस, as magnitude of cohesive energy is high in case of group 13 and it is low in case of group 1, so all the group 1 elements are going to be soft in nature and group 13 element are going to be hard। तो अगर हम कंपेयर करें सॉफ्टनेस को तो क्या होगा? ग्रुप 1 के एलिमेंट ज्यादा सॉफ्ट होंगे एंड एज वी गो फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 सॉफ्टनेस डिक्रीज होगा और स्लाइटली हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा एंड एज वी गो फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13 और थोड़ा हार्डनेस इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन से मेटल होने वाले हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोस्ट सॉफ्ट एलिमेंट। उसके बाद कौन आएगा? ग्रुप 2। उसके बाद कौन आने वाला है? ग्रुप 13। ठीक है, so softness decreases from group 1 to group 2. Group 1 all the metals are soft. In group 1 all elements are soft. ठीक है, and this softness of element increases from top to bottom। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे कोहेसिव एनर्जी तो और कम हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पे सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 1 मेटल सॉफ्टनेस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप softness of elements increases। ठीक है, विद इन अ ग्रुप सॉफ्टनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हमने किसके साथ कोरिलेट किया सॉफ्टनेस को? कोहेसिव एनर्जी के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सब पॉइंट्स क्लियर है? ओके, तो हमने ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? अगर हमने इस मेटल के कैटायन बनाए और कोई भी उनकी रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया वाटर में, तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी? Yes, that will be hydration process और वही हम स्टडी करने वाले हैं। So our next point is hydration। Hydration of metal cation। जैसे कि हमने देखा था ऑल द मेटल ऑफ ग्रुप 1 आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, पर ग्रुप 1 के मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो लूज करना इजी है, इसलिए सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात बता देती हूँ कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो ऑल मेटल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जिसमें एक कैटायन है एक अनायन है और वो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है। ठीक है ना,
कैटायन अनायन है पर उसमें H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट कौन सा मेटल है? सॉल्ट कौन सा कंपाउंड है जिसमें H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, फिर भी वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, कोई दूसरा कैटायन है, कोई दूसरा अनायन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बताइए मुझे सॉल्ट का। सॉल्ट के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, राइट, LiCl, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सॉल्ट के एग्जाम्पल है। और ये किसके सॉल्ट है? ग्रुप 1 एलिमेंट के सॉल्ट है। अंडरस्टूड? सॉल्ट किनको बोला जाता है? क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार आने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मेटल कौन है, मेटल कैटायन कौन है, सॉल्ट कौन है, एसिड कौन है, बेस कौन है। एसिड कौन होता है? कि जिसमें H प्लस प्रेजेंट है। बेस कौन है? कि जिसमें OH माइनस प्रेजेंट है। सॉल्ट कौन है? जो आयोनिक तो है पर जिसमें H प्लस OH माइनस एब्सेंट है, उनको बोलते हैं हम सॉल्ट। ठीक है, अगर आपने कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट का सॉल्ट लिया, आपको पता है उसका नेचर आयोनिक है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आपने क्या किया? उन आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमें एक कौन सा न्यू पॉइंट मिला यहाँ पे? आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे रूल आ जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यहाँ पे हम कौन सा रूल स्टडी करेंगे? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड they are soluble in आयोनिक सॉल्वेंट। आयोनिक सॉल्वेंट का मतलब जहां पे डाइपोल मूवमेंट होती है, उसका मतलब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और हमारे पास पोलर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन है हमारे पास? वाटर, H2O, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जो बहुत कम है, और ऑक्सीजन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे ज्यादा फ्लोरीन 4, उसके बाद ऑक्सीजन 3.5। तो यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 3.5 है। और जिस एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पे पोलर बॉन्ड फॉर्म होगा। पोलर नेचर मतलब वो सॉल्वेंट क्या हो गया? पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैन डिसॉल्व, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन। आपको ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं स्टडी करते वक्त, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अभी ये कंसेप्ट क्लियर कर लो सब। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अब आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? NaCl, KCl। अगर आपके पास एक मेटल है तो समझ लो आपका कंपाउंड आयोनिक है, सिंपल। अगर कैटायन आपका मेटल है तो आपका कंपाउंड कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। ये ट्रिक है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड कौन फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है हमारे पास? सारे के सारे मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, तो ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से है? कि जिसमें एक भी मेटल नहीं है, सारे के सारे नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब p ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट है। तो मुझे बताइए कोवेलेंट कौन होता है? CH4। कोई मेटल है यहाँ पे? नहीं। H2 मेटल नहीं है। सपोज यू टेक एग्जांपल ऑफ HF, मेटल नहीं है। बोथ आर नॉन मेटल, इसीलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ऊपर के आयोनिक कंपाउंड है। दीज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। एक सॉल्वेंट कौन सा आपको देती हूँ? बेंजीन, विच इज C6H6। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड,
यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है टेट्राहेड्रल, इसलिए वहां पे पोलरिटी रहती ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है अभी, हाइड्रेशन ऑफ मेटल कैटायन। अब हम इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रेशन में क्या होगा देखो, व्हेन यू डिजोल्व, अब एक एक वर्ड को आप ठीक से सुनिए, व्हेन यू डिजोल्व एनी अल्कली मेटल सॉल्ट इन वाटर, the cation gets surrounded by water molecule because attractive force between positive charge on metal cation and lone pair present on oxygen in water molecule। तो इनके अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मेटल कैटायन गेट्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, when metal and water molecules gets attracted towards each other, some amount of energy is released and that energy is known as hydration energy। okay, and this whole process is known as hydration। समझ में आ रहा है आपको, हाइड्रेशन का मतलब क्या बताया, ठीक से सुना है आपने। ओके, व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हेन मेटल कैटायन, when M plus metal cation gets surrounded by water molecule due to attractive force between positive charge on metal and negatively charged lone pairs, negatively charged lone pairs present on oxygen in H2O, some amount of energy is released which is known as hydration energy, and the process is known as hydration। and the process is known as hydration process। ठीक है, अब मुझे बताइए कि किसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कौन से कैटायन में, स्मॉल साइज के कैटायन में या लार्ज साइज के कैटायन में। ठीक है, सोचिए और बताइए कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी की ट्रेंड क्या आने वाली है, थिंक एंड टेल मी। क्या आ गई हाइड्रेशन एनर्जी की ट्रेंड, राइट। अगर आपका कैटायन स्मॉल साइज का है और उस पे ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैटायन है जिसकी साइज ज्यादा है पर पॉजिटिव चार्ज एक ही है, तो मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, राइट, स्मॉल साइज के कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वहां हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होने वाली है। ठीक है, और जिसकी साइज ज्यादा है वहां हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि वह पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है।
ठीक है। अब उसके पहले ये आप डायग्राम देख लो, यहाँ पे मेटल का पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इन लोन पेयर की तरफ जो कि निगेटिवली चार्ज है। और ये जो मैंने बाहर का सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल के अंदर कौन है, मेटल कैटायन है, उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल है। तो मेटल एंड हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल, hydrated metal cation containing water molecule, that sphere is known as hydration sphere। तो इस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन स्फीयर। और इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन रेडियस। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको अभी याद रखने हैं, ये हमें बाद में यूज होने वाले हैं। हाइड्रेटेड स्फीयर पता चला आपको क्या है, हाइड्रेटेड रेडियस पता चली। अब हम देखते हैं ट्रेंड कैसी है हाइड्रेशन की। तो जैसे अभी हमने देखा था, स्मॉल साइज का कैटायन ज्यादा हाइड्रेट होता है एज कंपेयर टू लार्ज साइज कैटायन। सो हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल कैटायन। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल कैटायन। ठीक है ना। तो अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट देखें, हमारे पास कौन कौन है ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इनके हमने कैटायन फॉर्म किए, मतलब इनका सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, तब किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन किस मेटल का ज्यादा होगा, लिथियम प्लस का, क्योंकि उसकी साइज कम है। उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद के प्लस, रुबिडियम प्लस, एंड सबसे कम हाइड्रेशन होगा सीजियम प्लस का। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां हाइड्रेशन ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम ग्रुप 1, 2 एंड 3 के बीच में कंपेयर करते हैं कि क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप 1 के मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 के मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और 3 के मेटल के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। तो मैं एक ग्रुप 1 का एग्जांपल लेती हूँ, लिथियम प्लस। दूसरा एग्जांपल है ग्रुप 2 का मैग्नीशियम 2 प्लस, और तीसरा एग्जांपल है ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो एज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, हाइड्रेशन इंक्रीजेस। तो ये हो गई इनकी हाइड्रेशन की ट्रेंड। समझ में आ रहा है आपको, विद इन अ ग्रुप कैसे डिफरेंट होती है ट्रेंड, एंड बिटवीन अ ग्रुप कैसे डिफरेंट होती है। ओके, हाइड्रेशन समझ में आया, हाइड्रेशन रेडियस समझ में आई, हाइड्रेशन की ऑर्डर समझ में आई आपको। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम हाइड्रेशन के रिलेटेड ही देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ आयन। जितना कोई आयन ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, किसी की मूवमेंट, किसी आयन की मूवमेंट, उसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, उसके साइज के ऊपर। जितनी कम साइज है कैटायन की उतनी ज्यादा उसकी मूवमेंट होगी, और
अगर कैटायन की साइज बहुत ज्यादा है तो उसकी मूवमेंट कम होगी, ठीक है ना। अब हम रिलेट करेंगे इस मूवमेंट को हाइड्रेशन रेडियस के साथ, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रेशन रेडियस किसकी ज्यादा है, हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज्यादा लिथियम की थी, क्योंकि लिथियम के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे। उसके बाद कौन है, सोडियम है, जिसके सराउंडिंग में इतने ही वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद कौन है, पोटेशियम है, ठीक है। हाइड्रेशन रेडियस अगर इसकी ज्यादा है तो इसकी साइज लार्ज है, और अगर इसकी साइज लार्ज है तो इसकी मूवमेंट कम होने वाली है, इसकी वेलोसिटी कम होने वाली है। सबसे कम किसकी है, अब इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो मूवमेंट सबसे ज्यादा पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर लिथियम की होगी। एंड एज वी नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ आयन, ओके। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसकी साइज कम है और जिसकी मूवमेंट ज्यादा है। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। यहाँ पे चार्ज दे दो आप, क्योंकि चार्ज है तभी हाइड्रेशन होगा और तभी मूवमेंट होगी आयंस की, ओके। सो अगर हम इसकी समरी निकाले तो समरी क्या आ गई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ आयन, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ओके। तो हाइड्रेटेड रेडियस जिसकी ज्यादा है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। समझ में आ रहा है आपको कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज से, और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ आयन। अंडरस्टूड, ये पॉइंट समझ में आया आपको, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गई हाइड्रेशन की कंडक्टेंस। हाइड्रेटेड है तब क्या कंडक्टेंस दिखाएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि दीज आयंस आर इन गैसियस फेज, तो गैसियस फेज कंडक्टेंस, gaseous phase conductance, it is directly proportional to size of metal cation in gaseous phase, ओके। तब वहां पे क्या होगा, लिथियम प्लस जो कि गैसियस है वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो ये हो गई कंडक्शन की ऑर्डर। लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है गैसियस फेज में। और अगर यही सब आपको वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के बारे में अगर दिया है, वाटर में डिसॉल्व करके दिया है, तो लिथियम सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अभी हमने कौन सा पॉइंट नोट डाउन किया था, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रेशन की प्रोसेस कैसे आ गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ गई, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। हाइड्रेशन समझ में आ गया सबको, ओके। अब कैटायन अनायन ये क्या करेंगे, चार्ज कैरी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ओके। पर अगर वाटर में ये बिहेवियर है तो दूसरे सॉल्वेंट में कौन सा बिहेवियर है इनका, हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ दीज मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया में वो कैसे कलर दिखाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ठीक है। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज स्टडी करने के पहले हम देखते हैं लैटिस एनर्जी का छोटा सा पॉइंट।
So let us take lattice energy. Lattice energy is amount of energy evolved when cation and anion gets attracted towards each other. Okay, कैटायन है, अनायन है, वो सेपरेट आयंस है तब तक तो कोई बात नहीं है। जब वो अट्रैक्ट होके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो लैटिस एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व when cation and anion clump closer to each other and form ionic bond. Okay, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट हम लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड अनायन। तो एक मोल आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उनके बीच जितने आयोनिक बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है लैटिस एनर्जी की? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break bond between cation and anion। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, अगर आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? अगर आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? राइट, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब वहां पे लैटिस एनर्जी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, लैटिस एनर्जी का एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट z प्लस मतलब चार्ज ऑन कैटायन, z माइनस मतलब चार्ज ऑन अनायन, एंड डिनोमिनेटर में आता है r स्क्वायर, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड अनायन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल ले लो आप? सपोज LiCl ले लो। ठीक है, MgCl2 ले लो, LCl3। अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। तो हमें पता है ये ग्रुप 1 का मेटल है तो यहाँ पे +1 चार्ज आएगा, ग्रुप 2 का मेटल है तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा और यहाँ पे +3 चार्ज आने वाला है। तो जहाँ पे चार्ज ज्यादा है वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LCl3 की होगी, उसके बाद MgCl2, उसके बाद LiCl। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये एक ट्रेंड है। अब मैं विद इन अ ग्रुप साइज डिफर करती हूँ और अब बताइए कि लैटिस एनर्जी की ट्रेंड वहां पे कैसे आएगी? विद इन अ ग्रुप व्हेन यू टेक लिथियम प्लस, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, सो एज साइज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो पोटेशियम की साइज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, लिथियम प्लस की साइज कम है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो R डिस्टेंस के ऊपर बहुत मैटर करती है लैटिस एनर्जी। तो किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है? लिथियम की, उसके बाद सोडियम की और उसके बाद पोटेशियम की। तो ये हो गई लैटिस एनर्जी ट्रेंड विद इन अ ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको? लैटिस एनर्जी का पॉइंट क्लियर हो गया? इट डिपेंड्स ऑन magnitude of charge and also it depends on size of metal cation। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद करो।
सारा चैप्टर अभी तक जो भी सिखाया है रिवाइज करो, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो और हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। फिर आगे के लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी आज सिखाया है वो ठीक से फिर से रिवाइज करके क्वेश्चन की हर रोज प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, क्वेश्चंस निकालिए, नए नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करो और फिर आगे का लेक्चर देखो। ओके, सबको ऑल द बेस्ट आपके स्टडी के लिए। हर रोज आपको स्टडी करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।